जी आज का एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आए हैं ब्रजेश जी आपके सामने, और वह है कि आज़ादी के पहले के नेता और आज़ादी के बाद के नेता क्या है। देखते हैं इनका सवाल क्या है, उसके बाद हम अपनी कुछ विचार देंगे। जी सर, कहाँ जाए आप? नमस्कार सर। आप सभी जो फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से सर का ये मेरे साथ तीसरा इंटरव्यू है और स्टडी पॉइंट के डायरेक्टर डॉक्टर एम.के. सर के माध्यम से आज हम लोग अति ही महत्वपूर्ण प्रश्न बात करेंगे आज़ादी की पहले की नेता पर और अभी के नेता पर, क्योंकि लोकतंत्र में थोड़ा सा पहले जैसा बात नहीं रहा, बहुत कुछ चेंजिंग हो गया। सर, पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि सर जब 1947 की पहले के हमारे नेता थे, उस समय मात्र हमारे भारत के 18% जनसंख्या पढ़ी लिखी थी और उस समय हमारे नेता हुआ करते थे महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो एक कास्ट वर्ग से आते थे, पंडित नेहरू जो खुद एक पंडित थे, दलितों के नेता, दलित का नेता तो नहीं कह सकते हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, और आप जिस जाति से जिस कास्ट से बिलोंग करते थे उनके नेता यही इसी छपरा के सिताब देरा के रहने वाले लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी। ये सब नेता सर इतने पढ़े लिखे थे, लोकतंत्र को, भारत को आज़ाद करे। सर, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। और आज के नेता की जो डिग्री देखने पर लोकतंत्र की न्यू डगमगाने लगता है भारत में। सर, उस समय के नेता से लेकर और आज तक के नेता पर आप अपना विचार विमर्श थोड़ा रखेंगे और ये श्रोता लोग इसके माध्यम से जानेंगे। जी देखिए, मुद्दा तो बहुत ही ज्वलंत है और जरूरी भी है, और आज के लोकतंत्र में जो परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है उस पर इन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा लाया है, जिससे हमें अवगत इन्होंने करा दिया था। प्रश्न से मैं अवगत नहीं हूं, मुद्दा अवगत जरूर है। तो देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि आज़ादी के पहले हमें राजनीति अंग्रेजों के समक्ष करनी थी। आज़ादी के पहले राजनीति अंग्रेजों के समक्ष करनी थी। ऐसा नहीं कि उस समय अशिक्षित नेता नहीं आए, अशिक्षित नेता भी आए, लेकिन सबसे बड़ी बात सर ये है कि अंग्रेजों ने वैसे नेताओं को जो शिक्षा उनके नहीं थे और वे समाज के मुद्दे को लेकर नहीं आ रहे थे, अपने वंश परंपरा के मुद्दे को लेकर आ रहे थे, अपने घराने को परंपरा को लेकर आ रहे थे, अपने जो है कुछ आइसोलेटेड माइंड को लेकर आ रहे थे, या क्षेत्रवाद के मुद्दे को लेकर आ रहे थे, ऐसे नेताओं को उन्होंने महत्व नहीं दिया। ये अंग्रेजों की खासियत थी। दूसरी चीज थी, आपने एक अच्छा प्रश्न किया कि सर आज़ादी के आसपास यानी 1941 में सेंसस हुआ था और 1947 में 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद हुए। तो 1941 का जो जनसंख्या रिपोर्ट था, आपने सही कहा कि 18% हमारी जो आबादी थी वो शिक्षित थी, यानी उसके पहले और भी लोग अशिक्षित होंगे। महात्मा गांधी आज के नेता नहीं है, वो 19वीं शताब्दी से ही अपना ये काम शुरू कर दिए थे और 20वीं शताब्दी में तो बहुत आगे पहुंच चुके थे। तो जो भी, चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, राजेंद्र प्रसाद हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, या फिर आपने कहा कि बिहार के नेता जयप्रकाश नारायण हो, ये सभी नेता बहुत शिक्षित थे। और आश्चर्य करेंगे सर कि मैक्सिमम इसमें बैरिस्टर थे, विदेशों से शिक्षा प्राप्त करके आए। इसके बावजूद भी उनके अंदर विदेशी मानसिकता नहीं थी। विदेशों से उन्होंने शिक्षा जरूर ग्रहण किया, लेकिन राष्ट्रवाद उनके अंदर कुट-कुट कर भरा था, मानववाद उनके अंदर कुट-कुट कर भरा था। स्वतंत्रता केवल अंग्रेजों से मिले ये जरूरी नहीं थी, स्वतंत्रता जमींदारों से भी मिले, स्वतंत्रता जो कट्टर धर्मानुयायी है उनसे भी मिले, स्वतंत्रता जात पात ऊंच नीच से भी मिले, स्वतंत्रता क्षेत्रवाद से भी मिले, स्वतंत्रता जो आर्थिक कमजोरी थी उससे भी मिले।
तो वैसे नेता हर क्षेत्र में जो है मास्टर थे, बेहतरीन थे और अच्छे थे। जो आजादी के पहले भारत का नेतृत्व हुआ, निश्चित रूप से अंग्रेज भी इससे सेटिस्फाइड हुए। विश्व के सारे देश भारत को सहयोग कर रहा था सर, और वे नेता आजादी के बाद भी रहे। सबसे बड़ी बात है कि वे नेता आजादी के बाद भी रहे, तो विश्व ने इनको सहयोग किया। रसिया सहयोग किया, अनेक उद्योग जो है मध्य प्रदेश के भिलाई में लगाया। ठीक इसी ढंग से आपके जर्मनी के सहयोग से देखे होंगे उद्योग लगा राउरकेला में। ठीक इसी ढंग से ब्रिटेन के सहयोग से जो है दुर्गापुर में लगा। तो ऐसा नहीं कि विदेशों ने सहयोग नहीं किया, बल्कि एल्युमिनियम कारखाना भी जो नालको बालको लगा वो अमेरिका के सहयोग से लगा सर। तो अमेरिका भी सहयोग कर रहा था, जापान भी सहयोग किया था, रसिया भी सहयोग किया था, जर्मनी भी सहयोग किया था। हमारे नेता उस समय में बहुत ही पढ़े लिखे थे, बहुत विद्वान थे, और शायद विश्व में उतने पढ़े लिखे नेता कहीं नहीं थे। और तब जाके आजादी भी मिली और विकास के एक जो है अच्छी दिशा दी गई, जहां पर मंदिर को मंदिर नहीं और मस्जिद को मस्जिद नहीं, विकास को मंदिर कहा गया, विकास को मस्जिद कहा गया। और नदी घाटी परियोजनाओं के माध्यम से न केवल बाढ़ को रोका गया, बल्कि जल संचय भी किया गया, नवागमन की सुविधा बढ़ाई गई, जल की पूर्ति की गई, साथ ही साथ बिजली का उत्पादन हुआ, और इस तरीके से सिंचाई भी हुआ। तो बहुत विकास एक सिस्टमेटिक हुआ सर। दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि जब हम 18% पढ़े हुए थे भारत के लोग, तो इतने अच्छे अच्छे आपने कहा बैरिस्टर, सारे नेता बैरिस्टर से। सर 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 74.4% लोग पढ़े लिखे हैं। तो उस समय के अनुसार अभी के नेता क्यों नहीं है, और उस समय के नेताओं से अगर तुलना किया जाए अभी के नेता से, तो उतना पढ़े लिखे कोई नहीं है। सर इसका क्या कारण है कि पढ़े लिखे लोग राजनीति से दूर हो रहे हैं? हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बड़े बड़े नेताओं के भी आए हैं। जैसे बिहार में एक प्रशांत किशोर है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल है, हर पार्टी में, महाराष्ट्र में भी आपको जो वहाँ बाल ठाकरे वगैरह थे, अच्छे नेता थे। इन लोगों ने एक मुद्दा उठाया था कि आखिर क्या कारण है कि जो है भारत में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि यहाँ के जो है अच्छे नेता नहीं आ रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ इसके पीछे 2-3 कारण है। सबसे पहला, हम अगर नेतृत्व को छोड़ दें तो ठीक नहीं है, और सारी दोष जो है हम लोग अगर इन राजनेताओं पर डाल दें तो ये भी ठीक नहीं है। ध्यान रखना है कि जो यहाँ के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, मैं उनकी बात थोड़ा सा करने जा रहा हूँ, और वो थोड़ा सा समझने का आप प्रयास करेंगे। देखिए, हमारे प्रशासन में समस्त जिम्मेवारी प्रशासनिक पदाधिकारियों की है। उनको जो है समाज के समस्याओं से अवगत कराने का काम राजनेताओं का है। राजनेता फीडबैक देते हैं, वो जनता के बीच जाते हैं, वोट मांगते हैं, फिर तरह तरह के मुद्दे उठाते हैं, उन मुद्दे को लेकर आते हैं, और इस तरीके से अपना चुनाव के पहले मैनिफेस्टो जारी करते हैं, उन मुद्दे को पूरा करने का वादा करते हैं। लेकिन जो प्रशासक है, इन प्रशासकों के द्वारा तय करना है। जैसे घर में एक बालक है और वो हम लोगों से डिमांड करता है कि हम ये चीज खाएंगे। हम लोगों से अब कहता है बच्चा कि हमें मुर्गी का मांस चाहिए तो मंगा देते हैं। अगर वो कहता है कि हमें मछली चाहिए तो मंगा देते हैं, हमें बकरी चाहिए तो मंगा देते हैं। लेकिन वो कहने लगे कि अब हम हाथी के मांस खाएंगे, आदमी के मांस खाएंगे, आप ही का मांस खाएंगे, मम्मी का मांस खाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, समझाते हैं कि नहीं बेटा, हम अगर मर गए तो तुम्हारी और आवश्यकता की पूर्ति कौन करेगा? हाथी कम है, उसके मांस कैसे खाओगे? प्रतिबंधित पशु है, वो कम संख्या उनकी कम है, तो तुम कैसे मम्मी के मांस खाओगे? बताओ, मम्मी तुमको लाड़ प्यार कौन करेगी? वही चीज है। एक बच्चा है, जनता एक बच्चा है, उनके पास शिक्षा नहीं है, जनता डिमांड करेगी, और नेता अशिक्षित है तो नेता भी वादा करेगा। लेकिन इन प्रशासनिक पदाधिकारियों का दायित्व तो बनता, हम लोगों का दायित्व तो बनता है कि अपने बच्चे को क्या उपलब्ध कराएं। अगर बच्चा का पेट खराब है और फिर भी मांगता है कि हमें मछली चाहिए, तो हम लोग कहाँ दे पाते हैं? वैसे ही यदि देश की हाइजेनिक स्थिति नहीं है,
देश में लग रहा है कि इस कम्युनल और जातीय विवाद करने से, मांग करने से देश टूट सकता है, सामाजिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इन प्रशासनिक पदाधिकारियों को चाहिए कि ऐसे लोगों को रोके, महत्व न दे। आज देखे होंगे सर कि जो ये नेता आ रहे हैं जानबूझ के अनुवादी आ रहे हैं और प्रशासनिक पदाधिकारी भी जान के उन्हीं को प्रमोट कर रहे हैं। अब कुछ तो नेता ऐसे आपको बता रहे हैं, जैसे मेरे फोटो में आपने देखा होगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि वास्तव में मेरा भारत महान, अनपढ़ नेता और पढ़ा लिखा भिखारी। यह शीर्षक से जो है आपको 29 जुलाई 2017 में निर्मल गड्डा ने इसको फेसबुक पर डाला था और हम लोग इसको देखे हुए थे। इसमें जो है एक भिखारी है, बहुत पढ़ा लिखा है और इतने अच्छे शब्द का उच्चारण कर रहा है, लोकतंत्र क्या है, मूल अधिकार क्या है, मूल कर्तव्य क्या है, इसको कंठस्थ है। लेकिन हमारे नेताओं में कुछ नेता ऐसे हैं, आप देख सकते हैं, ये भारत के शिक्षा मंत्री थी, मानव संसाधन विकास मंत्री। इन्होंने जो है, इनको पता ही नहीं था, राष्ट्रगान भी इनको याद नहीं है, अभी भी जिंदा है, आप लोगों को पता होगा। तो फिल्म की एक एक्ट्रेस, टीवी चैनल की एक एक्ट्रेस अगर सर नेता बनने लगे, अगर वो क्या निरहुआ, क्या नाम है उसका, निरहुआ गाना गाने वाला अगर संसद बनने लगे, एक और कोई है रवि किशन, तो रवि किशन जैसे आदमी भी जो फिल्म में आता है, वो अगर कानून बनाने चला जाए, सचिन तेंदुलकर को भी आप भारत रत्न दे, अच्छी बात है, सैल्यूट है उनको, लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य बना दिया जाए, ये बड़ा आश्चर्य की बात है सर। तो ऐसे ऐसे लोग अगर संसद की उम्मीद लेकर चले, आगे और भी कुछ फोटो है, लेकिन कुछ लोग जो है आप देख सकते हैं, इन लोगों के पास क्या डिग्रियां हैं, और इन लोगों को अगर हम सबसे आप ध्यान रखेंगे कि लंगड़े बच्चे को चलाने के लिए क्या दोनों पैर से विकलांग बच्चे को हम देंगे कि तुम लेकर चलो? एक तो बिहार ऐसे ही अशिक्षित है, और उसमें अगर ये लोग अगर आ जाता है बनकर, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे चलेगा। हाँ, ये अगर एक हाथ पैर वाले लोगों का गोवा के चीफ मिनिस्टर बने तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गोवा पढ़ा लिखा राज्य है। केरल के चीफ मिनिस्टर बने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार जैसे जहां सैलाइन पर बिहार चल रहा है सर, और वैसे में ये अगर नेता आते रहे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मने क्या होगा। अब इसके लिए आप फिर पूछना चाहेंगे सवाल, दोषी कौन? जी सर, जी सर। सर एक चीज हम लोग थोड़ा उस पर बात करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि थोड़ा सा वो फोटो को थोड़ा आप बढ़ाए इधर की तरफ। ये इस पर एक अच्छा सवाल है, इनको थोड़ा सा सामने रखिए, क्योंकि ये लोग, ये इन जैसे लोग ही बिहार में या फिर देश के अलग अलग राज्यों में जब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो समस्या होता है। सर एक क्वेश्चन यहाँ से है कि सर लोकतंत्र हम लोग लाए थे भारत में कि भारत की विकास होगी, लेकिन यहाँ के नेता जो आज़ादी के 8-10 साल तक थे, 10-15-20 साल तक थे, वो अच्छे थे, लेकिन उसके बाद भारतीय लोकतंत्र में सर परिवारवाद प्रवेश करता है। तो इस परिवारवाद को कैसे भारत में रोका जाए? ये सिर्फ आरजेडी में नहीं है, हर पार्टी में, हर पार्टी के अलग अलग, जैसे कि आप देख सकते हैं सेंट्रल में भी है सर, सेंट्रल में भी बीसीसीआई के सचिव अमित शाह के लड़के को बनाया गया, जय शाह के। बिहार में परिवारवाद का देन है आपके वर्तमान के उप मुख्यमंत्री। तो सर परिवारवाद को कैसे लोकतंत्र में रोका जाए, इस पर आपका क्या विचार है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। हाँ, देखिए ऐसा है कि हमारा जो संविधान है, संविधान पढ़े लिखे नेता बनाए थे, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक इसी ढंग से जेवी कृपलानी उसमें अहम भूमिका निभा रहे थे, श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, सुचिता कृपलानी थी, ये लोग जो थे आपको, सच्चिदानंद सिन्हा थे, बहुत महान महान पढ़े लिखे लोग थे उसमें। और बाहर से प्रारंभिक अवस्था में महात्मा गांधी का सहयोग भी जो प्रस्तावना है उसमें महात्मा गांधी का सहयोग, राजेंद्र प्रसाद का सहयोग, ये सबको मिलते रहा। तो ये लोग संविधान बनाए और इन्होंने पावर दिया, क्योंकि उस समय में लोकतंत्र में जो संसद थी, लोकसभा और राज्यसभा, उन लोगों को लगा कि ऐसे ही नेता आएंगे, तो उन्होंने पावर पूरी तरह दे दिया इन नेताओं के पास। लेकिन आज इन नेताओं के पास कूट कूट कर अयोग्यता भरी है। अब इस अयोग्यता के लिए मुझे याद है, मैंने द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय B.N. राव, तो मैंने पढ़ा है, उसमें लिखा स्पष्टतः, जो कोई भी पढ़ लेगा इस किताब को, कि उन्होंने लिखा कि राजेंद्र प्रसाद ने यह डिमांड किया था कि मिनिमम ग्रेजुएट ही लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में जाएगा। तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा
यही तो संविधान का निर्माण करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों जो है संविधान में संशोधन कर सकते हैं अथवा संविधान में नए विधि को बना सकते हैं। और यहाँ लोकसभा राज्यसभा और यहाँ राज्य में विधानसभा राज्य सूची के विषयों पर विधि बना सकती है। अगर ये ग्रेजुएट होते तो इन्हें पता चलता कि समाज के लिए उचित अनुचित क्या है और हमारी राजनीति का दूरगामी प्रभाव क्या पड़ेगा। तो ये सोचे नहीं और न सोचने से वंशवाद जो है बढ़ते चला गया। वंशवाद जो है ये क्यों बढ़ा? क्योंकि उन्होंने एक अच्छी खेती करना शुरू कर दिया। कोई राम मंदिर लेकर खेती कर रहा है तो कोई दलितों के लेकर मायावती कर रही है। उधर देखिए आपके जीतनराम मांझी भी कई ऐसे सगुफे समाज के लिए छोड़े। इसी ढंग से ये लोग भी अपना माइक समीकरण को लेकर चल रहा है। तो इस तरीके से ये वंशवाद में इनके आने का एकमात्र कारण है जात पात या ऊंच नीच। ये गरीबी अमीरी की समस्या को लेकर नहीं चलता है लोग, उद्योग की समस्या को लेकर नहीं चलता है लोग, स्वास्थ्य की समस्या को लेकर नहीं चलता है लोग, शिक्षा की समस्या को लेकर नहीं चलता है लोग, सिंचाई की समस्या को लेकर नहीं चलता है लोग। हालांकि ये सबके लिए जरूरी है। महात्मा गांधी भी बनिया जाति से थे, कहाँ उनका बेटा नेता बना? राजेंद्र प्रसाद कायस्थ जाति से थे, कहाँ उनका बेटा आगे बढ़ा? ठीक इसी ढंग से जवाहरलाल नेहरू थे तो श्रीमती इंदिरा गांधी सीधे नहीं आई सर। वो बाद में उसके बीच में जो है लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, गुलजारी लाल नंदा बने कार्यवाहक, फिर आपके लाल बहादुर शास्त्री बने, फिर गुलजारी लाल नंदा बने। और श्रीमती जो इंदिरा गांधी आई अपनी योग्यता के बल पर आई, वो वंश परंपरा पर नहीं आई। लेकिन हाँ, आज देखिए राहुल देख सकते हैं, वरुण देख सकते हैं, बहुत से सारे पार्टी में लगभग वंशवाद है सर। जिनके बच्चे नहीं हैं वही वंशवाद का सपोर्ट नहीं कर रहे। अब मोदी जी के बच्चे नहीं है, क्या करेंगे वो? लेकिन वही अमित शाह के हैं तो आपने कहा ही। तो जिनका बच्चा ही नहीं है वहां वंशवाद नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं कि उनका होता तो वो छोड़ देते, वो भी वंशवाद जरूर ही करते। तो एक बहुत बड़ी समस्या है इस लोग। जी सर, तो यही से सर एक और प्रश्न होता है कि सर हमारे देश के अभी वर्तमान पीएम माननीय नरेंद्र मोदी जी यशस्वी पीएम है, वो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। तो सर अगर हर पार्टी में ऐसे ऐसे अयोग्य नेता भरे रहेंगे तो क्या भारत को हटा दीजिए क्योंकि तुरंत विरोध सर अगर ऐसे अयोग्य नेता भरे पड़ेंगे, चाहे कोई हो, हर पार्टी में हो, तो सर भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? इस पर आप क्या विचार रखना चाहते हैं? देखिए, भारत विश्व गुरु अपने से कहलाले अलग बात है। अभी हम शिक्षा में भी पिछड़े हैं, मतलब लिटरेसी में, नाम गाम लिखने में पिछड़े हैं। ओनली 74.3% आप ही ने कहा। तो इस तरीके से नाम गाम लिखने में एक्चुअल एजुकेशन देखेंगे जो साइंटिफिक एजुकेशन हो और इस तरीके से डेवलपमेंट वाला एजुकेशन हो, टेक्निकल एजुकेशन हो, तो वो सब एजुकेशन को एजुकेशन माना जाता है। कुछ अगर नाम लिख दिया, केवल अपना सिग्नेचर कर दिया और साथ ही साथ जोड़ घटाव को जान गया और वो अगर शिक्षित माना जाने लगे, उस स्थिति में 74%। आज अमेरिका सहित आपको बता दें कि कम से कम विश्व के 193 देशों में 90 कंट्री है जो 100% लिटरेट कंट्री है। अफ्रीकन कंट्री और साथ ही साथ साउथ अमेरिकन कंट्री, ये दो ही जो है कमजोर है। ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, उत्तरी अमेरिका देख लीजिए, ये बहुत। एशियन कंट्री में भी आपको बता दें कि भारत से बहुत आगे उत्तर कोरिया है, दक्षिण कोरिया, यहाँ तक कि भारत से ज्यादा शिक्षित आपको श्रीलंका है, भारत से ज्यादा शिक्षित आपको देख लीजिए आगे बढ़ के आपको ये चाइना है। तो इस तरीके से उतना बड़ा पॉपुलेशन लेकर भी वो लोग भारत से प्रतिशत में भी शिक्षित है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी उन लोगों का बढ़िया है। तो भारत को आपने कहा विश्व गुरु बनने की बात, तो विश्व गुरु ख्याली पुलाव है, एक और कुछ नहीं है। हाँ, विश्व गुरु हम खराब चीजों में जरूर बन सकते हैं, वंशवाद में बन सकते हैं, उन्माद में बन सकते हैं, जात पात में बन सकते हैं, झगड़ा में बन सकते हैं, ये सारी चीजों में हम बन सकते हैं। अच्छे में विश्व गुरु बनने के लिए कम से कम इन नेताओं को रोकना होगा। सर इसी से सर क्वेश्चन है कि सर अपने ही देश के एक राज्य है केरल, जहां पर 99.99% एजुकेशन है, तो क्या उसके माध्यम से उसको देखकर हम लोग पूरे भारत के स्टेट को इतना शिक्षित नहीं बना सकते हैं? अगर नहीं बन रहा है तो इसके पीछे कारण क्या है? हाँ, शिक्षा की जहां तक बात कहे तो अपने जो मुद्दा लाया है वही मुद्दा उसका आंसर भी है कि नेतृत्वकर्ता जब अशिक्षित हो तो निश्चित ही रूप से वो शिक्षा नहीं चाहेगा। अगर बिहार को जितना अभी व्यय किया जा रहा है जातीय जनगणना पर, अगर वो शिक्षा पर व्यय हो जाता
तो निश्चित रूप से शिक्षा में कुछ न कुछ तो इजाफा होता। ये गिन लेना सरकार के माध्यम से कि कौन कौन जात है, क्या बेवकूफ़ी भरा ये प्रश्न नहीं है। जब जाति सर्टिफिकेट सब ऑलरेडी बनाते हैं और सरकार के पास आंकड़ा है कि कौन कौन किस किस जाति से है, बस उसी को तो मंगा लेना था। जो 534 ब्लॉक है उनको एक बार मुख्यमंत्री कहते हैं हेलो ये बताओ जातीय प्रमाण पत्र बनाते हो, किस किस जाति का कितना कितना प्रमाण पत्र दिया है, तुम आंकड़ा भेजो, पता चल जाता। तो ये तो जानबूझकर दिखाना है, वोटर लिस्ट में इस टाइप से तैयार करना है ताकि उनको जो है और बर्बाद करने का मौका मिल सके। तो जैसा कि आपने कहा कि केरल जो इतना परसेंट यानी 93% या 99% है, 100% हम लोग मानते हैं, 90% जब एबॉव हो जाता है तो उसको 100% साक्षर मानते हैं। उसका अनुसरण अगर किया जाता तो बढ़िया था, लेकिन यहाँ पर अपनी रोटी सेकना है। अब अगर मान लीजिए कि 100% लोग शिक्षित हो जाएगा तो इस आदमी के बहकाने से क्या लगता है कि कोई इसको वोट देगा? क्यों देगा जिसको बोलने शुद्ध नहीं आता है? ठीक इसी ढंग से इनके कहने से जो पटकिए के चढ़ जाएंगे इससे बोलना है। इन्होंने एक चीज कहा था, आप लोगों को याद होगा कि जिस दिन मेरी सरकार बन जाएगी, सुन लो, उस दिन फर्स्ट मेरे कलम से 10 लाख नौकरियां निकलेगी। बताइए, अभी तो शिक्षक को जो कर्मचारी है उसको वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, कर्जा में डूबे हुए हैं। बिहार के जीडीपी का जितना इनकम होता है ना, उसका 38% केंद्र के कर्जा लेकर वेतन देते हैं। जब 38% केंद्र से कर्जा लेकर देते हैं तो 10 लाख नौकरी कहां देंगे, जो समझ में नहीं आता है। तो ये बोलते हैं और जनता विश्वास कर जाती है। और इनके भी चाचा निकल जाते हैं, चाचा जी, वो कहते हैं हम 20 लाख नौकरियां देंगे फर्स्ट कलम से। पता नहीं इनकी सरकार बनी है कि नहीं, आपको पता ही होगा, या इनके चाचा जी की सरकार बनी है कि नहीं पता। तो ऐसे नेताओं को सबक सिखाया जाता। पढ़ी लिखी लोग रहती तो निश्चित रूप से समझती कि जात पात से कुछ होने वाला नहीं है। अब तो लोग वही सरकार इंटरकास्ट मैरिज के लिए प्रमोट कर रही है कि इंटरकास्ट मैरिज हो, वही कह रही है जात पात नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, और वही इसके खाई को गहरा कर रही है। तो चूंकि हमारे बिहार की जनता अशिक्षित है और अशिक्षित है तो इनको और डैमेज कर दो। तो ये इन्हीं के कारण जो है, इन्हीं लोगों के कारण, ऐसे ऐसे नेताओं के कारण हमारी शिक्षा नहीं ठीक होगी। आपको बिहार के सर आंकड़ा बता दे कि जब हम आजाद हुए थे 1947 में और 1951 में जब रिपोर्ट आया था, उस समय 14 गो राज्य भारत का था। 1953 में जब फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, 1956 में यह लागू भी किया गया, तो उस समय बिहार का विकास में 5वां स्थान था। और उसके बाद 1981 में जब रिपोर्ट आया तो इसका स्थान हो गया 14वां, और आज 2011 के रिपोर्ट में 36वां स्थान है। अगर दूसरा राज्य भारत में हो तो 200वां स्थान भारत का, बिहार का हो जाएगा। आप समझ सकते हैं ये कौन ले गया? ये बाप बेटा ही ले गए। और इसमें सबसे बड़ी योगदान जो है, पहले जनता को दोषी मैं नहीं ठहराता हूं, जनता के पास तो जो जाएगा जनता उसी को वोट देगी, मजबूर है। और जनता जनरली देखती है कि पैसा किसके पास है, हो हल्ला कौन मचा रहा है, उनके कानों का नींद कौन हराम करके रखा, वही स्मृति में आता है और फिर दे देते हैं वोट। हम लोग भी आपको बता रहे, चुनाव में खड़ा हुए और चुनाव में एक नहीं, एक दिल्ली में लड़े, एक छपरा में, एक महाराजगंज में, लेकिन हम लोग अपनी आवाज जनता तक पहुंचाने में सफल नहीं हुए ड्यू टू मॉनेटरी क्राइसिस। दूसरा की समर्थकों की संख्या थोड़ा कम होना। पहले तो कार्यकर्ता चाहिए, जनता ऐसा नहीं कि पसंद नहीं करती थी, अगर पसंद नहीं करती तो इतना वोट नहीं आता। जनता समझदार है, वोट देना चाहती है पढ़े लिखे लोगों को, लेकिन वहां तक खबर पहुंचे तब तो कि भाई ये कैसा आदमी आया है जो आपको सेवा करेगा, रियल में आपका विकास करेगा, एक्चुअल सबको जॉब देगा, एक्चुअल एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, उसको अपना कोई नृत्य नहीं है, वो जनता का सेवा ही मेन उसका उद्देश्य है। ये शब्द उनके पास पहुंचता कैसे? सोशल मीडिया पर इन लोगों की पकड़ है, अखबार पर इनकी पकड़ है, धन दौलत इनके पास है, हेलीकॉप्टर से ये आते हैं, इनके कर्जकर्ता जो है हजारों की संख्या में है, गली गली घर घर में इनके कर्जकर्ता भरे हुए हैं, अधिकारी
ही इन लोगों के अपने हैं, अतः ये कुछ भी होंगे, उक्का बोक्का भी होंगे, तब भी इनकी आवाजें जाएगी। और अब जान ही रहे हैं कि अगर 4 प्रकार के बोक्का हो, एक का सिंह टुट्टा हो, दूसरा लंगड़ा हो और तीसरा जो है लोथ हो, तो जो अच्छा बोक्का होगा उसको लोग चुन लेगा। लेकिन चयन किसका करेगा? बोका का ही करेगा। तो इसलिए 4-5 प्रकार के बोका ही जाते हैं और उसी बोका में से एक बोका को जनता मजबूरी में चुन लेती है। हम लोगों की आवाज नहीं पहुंचता, और जब हम लोग नहीं जब तक आएंगे सर, तब तक बिहार क्या, हम नहीं अपनी बात करें, कोई भी शिक्षित जब तक नहीं आएगा तब तक जो है बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होने वाली नहीं। सर, वर्तमान मांग के अनुसार अभी हम लोग आजादी के 75 साल मनाए और अमृत महोत्सव में चले गए हैं, तो क्या सर अभी वर्तमान स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान में चेंजिंग करके इस तरह का कुछ नहीं बनाया जा सकता कि एक जो एमपी होंगे उनका ग्रेजुएट होना तय है, विधायक का ग्रेजुएट होना तय है, तो सर ऐसा हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ये क्वेश्चन एक बढ़िया है, लेकिन जो हमारे नेता हैं जिनकी मोनोपोली है, अब मान लीजिए वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, तो उसमें वो नहीं चाहते कि उनके आसपास कोई समझदार रहे, जी, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे फिर उनके आसपास जो है आपके धर्मेंद्र प्रधान जी हो, जी, या फिर अन्य नेतागण हो, जी, तो वो नहीं चाहते कि उनके आसपास कोई पढ़ा लिखा पहुंचे। वो चाहते हैं कि उनके आसपास वैसे पहुंचे जो ढेला हो, जी, तबे तो वो लोग नचनिया को, बजनिया को, गीतकार को या खिलाड़ी को, तरह तरह के काम करने वाले को फिर पार्टी का टिकट दे देते हैं और वही जीत कर चला जाता है। वो खुद नहीं चाहते, लेकिन इसमें प्रशासन को हस्तक्षेप करना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय को भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं करे, सर्वोच्च न्यायालय को खुद बार बार केंद्रीय विधायिका को नोटिस देनी चाहिए कि अब समय आ गया है जब सांसद सदस्यों के एक न्यूनतम योग्यता को निर्धारित किया जाए। 2-4-10 बार अगर न्यायपालिका संसद को ऐसी पत्र भेजती है तो निश्चित रूप से बदलाव होगा। अनुच्छेद 368 अम्बेडकर साहब इसी ने लिए लिखा था कि समय समय पर बदलाव होगा। हालांकि कार्यपालिका में, विधायिका में न्यायपालिका के हस्तक्षेप की बात नहीं की गई है, संशोधन करके हस्तक्षेप डाला जा सकता है सर। तो ये संशोधन हम कहेंगे यही ओका लोग करेगा, ऐसा नहीं है। जब हस्तक्षेप बढ़ेगा, प्रशासनिक पदाधिकारी दबाव बनाएंगे तो जनता के पास ये चीजें जाएगी। महात्मा गांधी नमक आंदोलन नहीं किए थे, नमक के माध्यम से देश की जनता को एकताबद्ध किए थे। इसी ढंग से उन्होंने असहयोग के माध्यम से जनता को एकताबद्ध किया था। चरखा के माध्यम से, चरखा से थोड़ी आजादी मिलती है, चरखा के माध्यम से एकताबद्ध किया था। तो ऐसे ही आपको कुछ भी प्रशासनिक पदाधिकारी राजनीति में आए, कुछ न्यायपालिका के लोग भी राजनीति में आए, वो आइसोलेट नहीं हो, और इस तरीके से जब वैसे लोग आना शुरू हो जाएंगे तो अपनी योग्यता को परिचय देंगे। और जितने जो ढोल गंवार शब्द आदि निकाल कर अपनी राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है, धर्म की बातों पर, जातीय बातों पर, वो सब बंद हो जाएगा और विकास के मुद्दे आएंगे सर। जी जी सर, 2 क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा समय हो गया। सर, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है सर, कि जो भारत के हिंदी भाषा क्षेत्र है, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, इन क्षेत्रों में देखा जाता है सर कि जब भी चुनाव होते हैं विधानसभा की, उसमें जातीय मुद्दा सर बहुत सामने आता है। तो इन जातीय मुद्दों को कैसे खत्म किया जाए, इन जातीय मुद्दों को कैसे खत्म किया जाए और लोगों के मन से जाति की भावना को कैसे खत्म करके एक पढ़े लिखे, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी वर्ग के हो, एक पढ़े लिखे नेता का चुनाव हो, तो इसको कैसे खत्म किया जाए सर? इस पर आपका क्या विचार है? बेहतरीन शिक्षा देकर ही ये हो सकता है। जब तक बेहतरीन शिक्षा नहीं देंगे, ऐसे तो मैंने देखा अभी कि ये जो मुबारकपुर की घटना घटी थी सर, इसमें चाहे राजपूत जाति के हो चाहे यादव जाति के हो, उस निःसृंस हत्या को लोगों ने, अमानवीय हत्या के लोगों ने जातीय रंग दे दिया। हाँ, ये गलत हुआ। वो अमानवीय हत्या था, उसमें आपको राजपूत लोग भी रहते, शेड्यूल कास्ट भी रहते, यादव लोग भी रहते, सभी जाति के लोग जाते और निःसृंस हत्या का विरोध करते, वहां पर सपोर्ट करने लगे। और कुछ तो ऐसे फेसबुक पर लिखने लगे लोग, हमें लगता है शिक्षा का कारण है, अब अहीरों का राज होगा, अब यादवों का राज होगा। मैंने पहले भी बोला था कि मेरे क्लास में भी मैंने एक दिन बोल दिया था लालू प्रसाद यादव, तो एक बच्ची ने खिसलाकर उठकर कहा कि यादव नहीं यादव बोला कीजिए।
जी जी पूरे बैच में बड़े बड़ा आश्चर्य हुआ हमको कि बताइए, असल में लालू प्रसाद यादव नहीं है, अहिर नहीं है, वो भेड़िया है। हम लोग जानते हैं, लालू प्रसाद नाम था उनका, आज से नहीं जानते। चंद्रशेखर सिंह जब उनके राजनीति में लाए थे उस समय से हम लोग जानते हैं, और सामने सामने कई बार भेंट भी हुआ है। लेकिन अब वो लोग हम लोगों के पोता पोती के उम्र के लोग अब हम ही लोगों को सिखाने लगे, तो ये जातीय उन्माद कहा जा सकता है और कुछ नहीं, इससे श्रेष्ठता नहीं होगी सर। वो नेता कैसे थे कि एक पंडित थे, एक बनिया थे, एक राजपूत थे, एक पटेल थे, ये सारे लोग मिलकर देश की आजादी के लिए काम कर रहा था। मौलाना आजाद मुस्लिम होकर भी और महात्मा गांधी के बिल्कुल साथ है, बिल्कुल अलग नहीं थे। लेकिन एक ही नेता जहर का काम किया जो जिन्ना था, देश को टुकड़ा कर दिया। आज तो इस देश में जहर ऐसे कोना कोना में बैठा है सर, और अगर हमारी सेना मजबूत नहीं रहती, संविधान में कुछ अच्छी चीजें नहीं रहती, तो बहुत देश टुकड़ा हो जाता। और डर भी लग रहा है, जैसे जैसे लोग अभी आ रहे हैं तलवार लेकर, बंदूक लेकर, उधर कौन चंद्रशेखर रावण है उसको अलग देखिए, करीबन लाखों लाख बंदूक लेकर, और इसको शेड्यूल कास्ट लोग जहां भी है फोटो देखकर शेयर कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। एक राजपूतों की करनी सेना है, ये भी मार तलवार लेकर काका कर रही है, एक यादवों की सेना है, ये समझ से परे हैं। इस पर प्रशासनिक पदाधिकारी को सैटेलाइट से वीडियो लेकर उनके बड़े नेता को एकदम अरेस्ट कीजिए और काले पानी की सजा दीजिए। जैसा कि जम्मू कश्मीर में समस्या का समाधान हुआ, ऐसा नहीं कि इंटरनल समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और सरकार समझ रही है कि छोटी छोटी मुद्दा है। ध्यान रखिएगा, चाणक्य भी लिखता है कि राष्ट्रद्रोह से संबंधित छोटी सी भी मुद्दा अगर उठे तो राष्ट्रद्रोह भड़काने वाले को आजीवन कारावास होना चाहिए और फांसी की सजा भी देना चाहिए। ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। जी सर, अंतिम सवाल है सर, ज़्यादा समय हो गया है, माफ़ी चाहेंगे सर। अंतिम सवाल ये है कि सर देखा जाता है कि थोड़ा सा, हालांकि इस पर बोलने के तो कोई बहुत कम लोग बोलते हैं, आरक्षण के सर थोड़ा सा इशारा करना चाहेंगे कि सर आरक्षण में ये व्यवस्था है कि किसी को शेड्यूल कास्ट में देख लीजिए, ओबीसी में देख लीजिए, कि जिनको आरक्षण का फायदा मिल गया है बार बार उन्हीं को आरक्षण मिलता है, और उसी जाति में, उसी धर्म में, उसी समाज में जिनके लिए आरक्षण बनाया गया था उनको आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है। तो क्या सर अब समय नहीं आ गया है कि जो आरक्षण से ऊपर उठ गए हैं, आरक्षण का फायदा लेकर ऊपर आ गए हैं, जो सामान्य में हर चीज में, धन में, चाहे किसी भी चीज में एक सामाजिक स्तर उनका ठीक हो गया है, उन लोगों को आरक्षण से हटाकर उनके जगह पे उसी समाज के दूसरे लोग को लाया जाए, क्या ये सर संभव है? देखिए, अगर प्रशासन, सबके जगह प्रशासन है जी, आप और हम भी अगर प्रशासन में जाते ना, तो हम लोग चाहते हैं आराम से खाना, आराम से बैठ के रहना। तो जब तक बेवकूफ हमारे आसपास नहीं रहेगा, हमें आराम करने नहीं देगा। तो ये नेता भी बेवकूफ चाहते हैं, सांसद भी बेवकूफ चाहते हैं, मंत्री भी बेवकूफ चाहते हैं। ये प्रशासनिक पदाधिकारियों की सबसे बड़ी दोष है। ये प्रशासनिक पदाधिकारी अगर ये चाहते तो जो भी लड़का या जो भी उम्मीदवार अगर एक बार आगे बढ़ गया है, जैसे क्रीमी लेयर बनता है ओबीसी में, तो क्रीमी लेयर उसको बना दे, उसकी जांच करे, पैसे लेकर ना बनाए, जांच करें कि सही में उसको क्रीम में आ गया है तो उसको आरक्षण नहीं देंगे। यहाँ तो आपको बता दे कि वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी भी आरक्षण का लाभ उठाई सर। अब बताइए कि जो लोकसभा के अध्यक्ष है वो क्या क्रीम में नहीं आते हैं? तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लापरवाही है कि उनको क्रीमी लेयर के ऊपर आने के बावजूद भी बिलो क्रीमी लेयर देकर आरक्षण का फायदा उठा रहा है। तो आपने सही कहा कि उसी वर्ग के आरक्षण में कोई कमी नहीं हो, क्योंकि अभी आरक्षण की आवश्यकता है, हम आरक्षण के विरोधी नहीं है। ठीक है कि 60% हो गया, हालांकि हम थे कि 85% रहना चाहिए, इसी में चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, सबकी व्यवस्था हो। 50% कम से कम योग्य लोग आना चाहिए। अब 50 जो कमजोर है वो आना चाहिए, लेकिन 10% बढ़ाया सरकार ने, ये अलग की मुद्दा है, इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर कहेंगे कि एक बार जो ले लिया, अगर प्रशासन के लोग उसको दोबारा अवसर न दें, अब प्रमोशन में भी आरक्षण आपका शेड्यूल कास्ट का ही ले लीजिए, उसमें क्रीमी लेयर नहीं है। अब बताइए, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, जिनको 500 बीघा खेत है आपके ऑलरेडी पंजाब में, उनको भी आरक्षण का लाभ मिलता है। अभी गरखा के जो विधायक हैं ऑलरेडी मंत्री हैं, इनको भी आरक्षण का लाभ दोबारा मिलेगा, ये खड़ा होंगे आरक्षित सीट पर। ये नहीं होना चाहिए, कोई शेड्यूल कास्ट ही दूसरा आए। तो देखिएगा उसमें जो आगे चल गया है,
अगर शेड्यूल कास्ट को ही ले ले, 2 लेवल है, एक यहाँ लेवल है, एक यहाँ लेवल है, तो इनको आरक्षण से ये बढ़ते जा रहे जी, हैं और इनको जो है बदनाम हो रहे हैं। जो देखकर इनको कह रहे हैं अरे तुम तो शेड्यूल कास्ट हो, तुमको तो आरक्षण है, और बेचारा चप्पल जूता साफ कर रहा है, वो मजदूरी कर रहा है, उसको खाने की नहीं है। तो ये जो है एकदम गैपिंग बढ़ रहा है। इस गैपिंग को पाटने के लिए जो ऊंचे हैं उनको इसमें रोक दिया जाए, और जो उसी वर्ग में नीचे हैं इनको अगर उठाया जाए तो भारत से गरीबी भी समाप्त हो जाएगी, अशिक्षा भी समाप्त हो जाएगी, उनके पास भी योग्यता आ जाएगा और वो लोग भी नेताओं के चयन में। फिर कभी नेक्स्ट मुद्दे पर सर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।